नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश भर में 2 अक्टूबर को धूमधाम से गांधी जयंती मनाई गई है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती मनाई गई है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हमेशा से महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और उस जयंती में एक महामानव हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके कद को थोड़ा सा दबा दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की कद के बारे में। वैसे तो उनका कद थोड़ा सा, जो रियल हाइट बोली जाती है उसमें कम था, पर जो व्यक्तित्व उनका था वो इतना ऊंचा था कि उस कद के सामने कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता नहीं टिक पाते थे। तो उनकी जीवन से जुड़ी हुई ऐसी हजारों घटनाएं हैं, जिनमें से जो 5-6 घटनाएं हमको अभी याद हैं, हम उन विषय पे आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका क्या एक व्यक्तित्व था और वो जमीन से जुड़े हुए कितने नेता थे। तो आज हम उनके बारे में पहली जो घटना वो बताने जा रहे हैं। देखिए, सब लोग यही जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू जी की मृत्यु के बाद एकाएक प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकाएक उनको प्रधानमंत्री नहीं बना दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का रियल में एक कद था, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1952 से 1956 के जब पहली जो सरकार थी, उस सरकार में 1952 से 1956 तक का लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री रहे थे। उसके बाद में रेल मंत्री के बाद में उनके पास में गृह मंत्री का भी पद था। तो गृह मंत्री के पद होने के कारण वो ऑटोमेटिक कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता उस समय थे। तो जब वो दूसरे नंबर के नेता थे तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद उनको ही प्रधानमंत्री बनना था। ये आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का कोई नंबर था। हाँ, उनकी किस प्रकार से मृत्यु होती है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनाई जाती है, वो अलग विषय है, वो बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल हम उनसे जुड़ी हुई पहली घटना के ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जिस वक्त रेल मंत्री थे, तो उस वक्त उनकी माता जी को एक दिन उनकी बातचीत हो रही थी और घर में बैठ के माता जी की बनाई हुई रोटियां खा रही थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से उनकी माता जी पूछती हैं कि क्या हम लोगों के घर में क्या कुछ आधुनिक, जैसे आज के समय में, जैसे उस समय भी रहे होंगे, कुछ सुविधाएं, वैसी सुविधाएं नहीं बढ़ सकती हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बताते हैं माता को अपनी कि मैं रेलवे में एक कर्मचारी हूं और इस कारण से मेरा जितना वेतन है, उस वेतन के अनुरूप घर में जो भी सामान है उतना पर्याप्त सामान है। तो ये वाक्य बताने के बाद में एक दिन रेलवे का एक कार्यक्रम लगा होता है, जो उनके ही, जहां पर उनका जन्म होता है, उस शहर के पास में होता है। तो उनकी माताजी, जब पता चलता है कि रेलवे का ऐसा कोई कार्यक्रम है, तो उनको लगता है कि हो सकता है क्योंकि मेरा बेटा भी रेलवे में नौकरी करता है तो वो भी उस कार्यक्रम में आया होगा। तो उनकी माताजी पहुंचती कार्यक्रम में और सबको बताती हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर रेलवे में नौकरी करता है, तो वो कार्यक्रम में आया हुआ है। तो सभी लोगों को, जब उनसे रेलवे के कर्मचारी पूछते हैं, तो जब वो लाल बहादुर शास्त्री नाम बताती हैं, तो सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। उनको किसी को ये मतलब कि आभास ही नहीं होता है कि ये हैं, तो यकीन ही नहीं कर पाते हैं। तब लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक कर्मचारी पहुंचता है और पूछता है कि वो महिला जो वहां पर खड़ी है, वृद्ध महिला, क्या वो आपकी माँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं हाँ, वो मेरी माँ है। और वो अपनी माता के पास आकर के बैठ जाते हैं वहां पर और काफी देर बैठ करके उनसे बातचीत करते हैं। फिर माता जी से कहते हैं अब आप घर जाइए। तो उनकी माता जी जब घर चली जाती हैं, तो बाकी लोग कहते हैं कि आपने अपनी माता जी के सामने भाषण क्यों नहीं दिया? आप उनके सामने भाषण देते तो आपकी माता जी को आप पे गर्व होता। तब लाल बहादुर शास्त्री जी पहली बार उनसे कहते हैं सबसे कि मेरी माँ बहुत भोली है। जब उनको ये पता चलता कि उनका बेटा रेलवे मिनिस्टर है और वो रेल मंत्री है, तो हो सकता है कि मेरे आस पड़ोस के और जितने भी लोग हैं, वो मेरी माता क्योंकि इतनी भोली, उनसे वो सब सिफारिश करवाने आते, तो मेरी माँ मेरे पास हमेशा आती, वो भी परेशान होती और उन सब की सिफारिश करवाती रहती। हो सकता है मेरी माँ को बाद में थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता, इसलिए मैंने अपनी माँ को कभी बताया नहीं कि मैं रेलवे में मंत्री हूँ। अब मेरी माँ जैसे एक सामान्य जीवन जीती हैं, वैसे मेरी माँ सामान्य जीवन जीती हैं। वो खुश हैं कि उनका बेटा रेलवे में कर्मचारी है और वो अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा जाकर के अपनी माँ को देता है। तो इससे मेरी माँ बहुत प्रसन्न है। तो ये पहला एक ऐसा मैंने आपको बताया कि सोचिए कि जो रेलवे मिनिस्टर रहा हो, वो अपनी मतलब उनकी माँ को उन पे अहंकार ना हो जाए, इसके कारण वो अपने मंत्री होने की बात तक अपनी माँ से छुपा करके चलते हैं।
दूसरा वाक्य भी रेलवे से ही जुड़ा है, वो आपको मैं बताता हूँ। वो रेलवे में जब अपने कोच में बैठते हैं तो वो अपने जो है रेलवे के अधिकारियों से पूछते हैं कि मैं कोच में आया था, बाहर तो गर्मी थी, अब कोच में आने के बाद यहाँ पर ठंडी हवा कैसी है? तो रेलवे के कर्मचारी उनसे बताते हैं कि क्योंकि आप रेलवे के कोच में यहाँ पर बैठने आ रहे थे, इसलिए इस कोच में कूलर का हमने प्रबंध करवाया हुआ है। तब वो पूछते हैं कि क्या आपने रेलवे के हर डिब्बे में ऐसा ही कूलर का प्रबंध करवाया है? तो वो कहते हैं नहीं, ये केवल आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। तब वो उनसे कहते हैं कि जिस दिन सामान्य जनता के सभी लोगों को एक समान आप ट्रीटमेंट देने लगेंगे, तब भी मुझे भी इस तरीके का ट्रीटमेंट दीजिएगा, वरना अलग से मुझे इस तरीके का ट्रीटमेंट दे करके मुझे मेरी जनता और मेरे परिवार से इस तरीके से आप दूर मत करिए। तो ये उनका एक दूसरा उदाहरण था, जो उनकी सादगी से भरे हुए जीवन का उदाहरण था। तीसरा उदाहरण आपको बताते हैं, जिस समय उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी होती है। अब सोचिए, जिस समय उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी होती है, तब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी उनसे कहती हैं कि अब आप एक नई धोती ले लीजिए और ये धोती पहन के ना जाइए, क्योंकि उनके पास दो ही धोती होती हैं, दो ही कुर्ते होते हैं, जिसमें से एक धोती उनकी फटी हुई होती है। तो वो जो फटी हुई धोती होती है उसको सिलने के लिए ललिता शास्त्री जी से कहते हैं। तो ललिता शास्त्री जी जब उनसे नई धोती लेने कहते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा देश इस समय, मेरे देश की लगभग 80 से 90% जनता ऐसी है जो जिसके पास शायद पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी सही से उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे जनता का जब मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं शान और शौकत वाली जिंदगी जी करके और अपने आप को मैं झूठी तसल्ली क्यों दूंगा? तो वो वैसी ही धोती पहन करके जो है जाते हैं अपने शपथ लेने के लिए। अब आप सोचिए कि ये उनके सादगी का एक और बड़ा उदाहरण होता है। अब आपको जैसा पता है कि अपने भारत में जिस समय हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के पहले हमारे देश में अन्न बहुत ही कम पैदा होता था। तो आपको एक फोटो भी है मेरे पास, मैं वो फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। ये फोटो है लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी की। अब वाक्य ऐसा है कि आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो प्रधानमंत्री का आवास है, कार्यालय नहीं आवास, प्रधानमंत्री आवास में लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि देश में अन्न पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री क्योंकि एक खुद किसान होते हैं, तो वो अपने जो उनका आवास होता है उसके आवास में जो भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बहुत ही बड़ा आप जानते हैं, उस आवास की खाली पड़ी हुई भूमि में वो फसल उगाया करते थे। तो वो फसल लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के 3 महीने बाद जब पक करके फसल तैयार होती है, तो आप देख सकते हैं कि ललिता शास्त्री जी उस फसल को स्वयं काट रही हैं। तो एक प्रधानमंत्री की पत्नी फसल काटते हुए आप कभी सोच सकते हैं? ये उनके सादगी का एक और उदाहरण है। अब एक उदाहरण आपको और मैं बताना चाहूंगा। ये फिएट कार, लाल बहादुर शास्त्री जी क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आपके लिए कार का प्रबंध किया जाएगा। तब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि अगर मेरे लिए कार का प्रबंध किया जाना है तो कार मैं अपने पैसों से खरीदूंगा। तब वो पीएनबी से 12,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करते हैं। आधे घंटे में लोन सेंक्शन होके आ जाता है। अब आप सोचिए, आधे घंटे में लोन जब सेंक्शन होके आ जाता है, खुद अधिकारी उनके घर पे आता है, तब लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं क्या इतनी जल्दी सबको लोन दे देते हो? आम जनता को इतनी जल्दी लोन देते हो? तब अधिकारी के मुंह से कोई वाक्य नहीं निकल पाता। तब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जैसे कि मैं एक आम आदमी से आज इस पद पे पहुंचा हूं, कोई भी पहुंच सकता है, इसलिए आपको सभी व्यक्तियों को एक समान समझना चाहिए। अब लाल बहादुर शास्त्री 12,000 रुपए के अपने लोन की किस्तों से अपनी कार लेते हैं और जिसकी वो किस्तें समय पर अदा करते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, वो 5,000 का लोन चुका चुके होते हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं ना कि आपको लगता है कि जो देश के इंदिरा गांधी जी या बड़े बड़े जो नेता हैं, जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम कर देते हैं, उन्होंने एक बार भी बोला भी नहीं ऐसा कि जो 7,000 का लोन बचा हुआ है वो ललिता शास्त्री से एक भी बार उन्होंने बोला कि हम माफ कर देते हैं। फिलहाल ललिता शास्त्री से 1-2 लोगों ने कहा कि अगर आप एप्लीकेशन ऐसी लिखते हैं कि आपका लोन माफ हो जाएगा, तो ललिता शास्त्री उनसे कहते हैं जब मेरे पति इतने खुददार थे, उन्होंने अपने पैसों से जो है कार खरीदी है, तो इस बचे हुए जो 7,000 रुपए हैं वो मैं अपनी पेंशन से चुकाऊंगी। तब 7,000 जो रुपए बचे हुए होते हैं उसको ललिता शास्त्री जी अपनी पेंशन से उनकी किस्तें नगद भरती हैं और सारी किस्त चुकाती हैं। उसके बाद उस कार का वो खुद उपयोग भी नहीं कभी करती, क्योंकि उस कार में उनके पति बैठा करते थे और उस कार में इसलिए वो दोबारा नहीं बैठती क्योंकि उसमें बैठने से उनको दोबारा से रोना आता रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जो जमीन से इतना जुड़ा हुआ था,
इसके अलावा एक आपको और मैं दिखाता हूं, जिस समय भारत और पाकिस्तान का 1965 वाला युद्ध छिड़ चुका होता है, तो उस समय अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद होकर के सैनिकों की जो बटालियन होती है उसको युद्ध पे जाने से पहले अपने हाथों से सबको भोजन परोस करके खिलाते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी का एक और उदाहरण है। तो आपके पास में लाल बहादुर शास्त्री, इसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपको खुद पता है कि ताशकंद में जब वो पहुंचे थे और भारत जबकि युद्ध जीत चुका था, तो उनका किस प्रकार से उनकी धोखे से उनकी हत्या करवाई गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पे एक बहुत बड़ा राज है, जिस पे पूरी एक कहानी हम लोग कभी और बताएंगे। आज केवल उनके चरित्र से जुड़े हुए जो भी महान पहलू हैं उन पे हमने बात की है कि उनका कद कितना महान था, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होते हुए भी क्या कभी भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका इस प्रकार से जिक्र किया जाता है, उनको इस तरीके से भुला दिया जाता है जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कोई नाम ही नहीं था इतिहास में। तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी। तब तक के लिए आपको भगवा प्रणाम।